हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड, जिसे हम ग्लाइकन्स भी बोल देते हैं। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का तीसरा टाइप है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और पिछली वीडियोज में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता चुका हूँ, इसके दो टाइप भी बता चुका हूँ। ओके, ये तीसरा टाइप है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का टॉपिक है। तो देखिए पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसको हम ग्लाइकन्स भी कह देते हैं। और ये क्या होता है पॉलीसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड के पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है हिंदी में बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो पॉलीसैकेराइड होता है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। इनके बारे में मैं बता चुका हूँ, देख लेना आप लोग। तो अगला यहाँ पर जो पॉइंट है कि जल में ये अघुलनशील होते हैं, जल में ये घुलते नहीं हैं। ओके, और ये स्वादहीन होते हैं, इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। अगला यहाँ पर जो है कि जो पॉलीसैकेराइड होता है ये 10 से कई हजार मोनोसैकेराइड अणु से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मोनोसैकेराइड अणु होते हैं। और जो किससे जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ग्लाइकोसिटिक जो बॉन्ड होता है उससे ये अटैच रहते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच मतलब इसमें शाखाएं भी हो सकती हैं। ओके, और अन्य ब्रांच भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो आई होप आप समझ पाए होंगे क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं। अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो अधिकतर आपको डी ग्लूकोज, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, OH ग्रुप कहाँ पर उपस्थित होगा, राइट हैंड साइड की ओर होगा। ओके, तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज के द्वारा इनका निर्माण होता है। अधिकतर आपने देखा होगा जो पॉलीसैकेराइड होते हैं इन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उनका यदि हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन कर दें पॉलीसैकेराइड का, तो इनके द्वारा क्या हो जाएगा, जल अपघटन कर देते हैं तो मोनोसैकेराइड में ये टूट जाएंगे, यानी मोनोसैकेराइड में ये अलग अलग बट जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए पॉलीसैकेराइड के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो पॉलीसैकेराइड होता है, यहाँ पर हमने दो भागों में बांटा है। एक तो होता है होमोपोलोसैकेराइड, जिसे हम होमोग्लाइकन्स भी कह सकते हैं। ग्लाइकन्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम पॉलीसैकेराइड को भी ग्लाइकन्स कह सकते हैं, इसीलिए इसको हम ग्लाइकन्स कहते हैं। अगला है हेट्रोपोलीसैकेराइड, जिसे हम हेट्रोग्लाइकन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम होमोपोलीसैकेराइड को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, होमो लग गया है यानी समान, तो यहाँ पर एक ही प्रकार के अर्थात आप कह सकते हो समान मोनोसैकेराइड अणु से ये बने हुए होते हैं, यानी एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड होंगे। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही होगा, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज ही होगा। एक ही प्रकार के अर्थात समान मोनोसैकेराइड अणु से ये बने हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है, डी ग्लूकोज से बनी पॉलीसैकेराइड की संख्या अधिक होती है, यानी जो भी पॉलीसैकेराइड जो होता है वो डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है, उसकी संख्या यहाँ पर अधिक होती है होमोपॉलीसैकेराइड में। जैसे स्टार्च हो गया, ये डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डी ग्लूकोज से जो बने होते हैं पॉलीसैकेराइड उनकी संख्या होमोपोलीसैकेराइड में अधिक होती, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हेट्रोपोलीसैकेराइड। हेट्रोपोलीसैकेराइड को हम हेट्रोग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं। हेट्रो लग गया है तो यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणु होंगे। ये अधिक प्रकार के अणुओं से बना हुआ होता है। अणु कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड के, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग अणु मिलकर इस हेट्रोपोलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। अगला यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है, हेट्रोपोलीसैकेराइड में ये जीवों को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रदान करते हैं, या आप कह सकते हो बाह्य कोशिका सुरक्षा, कोशिका को बाहर से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये किस में होता है, हेट्रोपोलीसैकेराइड में होता है। एग्जाम्पल क्या है, म्यूसिन, काइटिन, पैक्टिन। और अगर क्या होता है, ये एक शैवाल है, समुद्री शैवाल है, इसके बारे में हम जानेंगे। और अगला है हेमिसोलुलोस, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोपोलीसैकेराइड होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये होते हैं हेमोपोलीसैकेराइड। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमने लिखा है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को यहाँ पर हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक तो होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है यहाँ पर संरचना बनने वाली है, और यहाँ पर क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जहाँ पर अंडरलाइन हमने कर दिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इन्युलिन है, डेक्स्ट्रन है और यहाँ पर डेक्स्ट्रिन है। ठीक है, डेक्स्ट्रन है और डेक्स्ट्रिन है, आपको यहाँ पर इतना पढ़ना है जहाँ पर अंडरलाइन है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जैसे काइटिन हो गया, सेलुलोस हो गया, अगर अगर हो गया, अगर अगर समुद्री शैवाल। अगला है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, एक तो होता है हाइलुरोनिक एसिड, एक है केराटिन सल्फेट, डेरामेटन सल्फेट, कॉन्ड्रियोटेन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट। तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में स्टार्च को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं स्टार्च को लिखा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप समझें। ठीक है, तो स्टोरेज जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, सबसे पहले हम स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च कहाँ होता है, आलू में पाया जाता है, शकरकंद में भी मिलता है, और यहाँ पर जैसे अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, वहाँ पर भी ये स्टार्च मिलता है। अधिकतर आपको आलू में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्च होता है ये कहाँ होता है, ये पौधों का मुख्य संग्रहित का मतलब वहाँ पर ये इकट्ठा होता है। पौधों में ये अधिकतर आपको इकट्ठा मिलता है। जैसे जो अनाज होते हैं वो किससे मिलते हैं, हमें पौधे से मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पौधों में ये स्टार्च अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसका ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। और मनुष्य के आहार का मुख्य स्रोत है। मनुष्य जो भोजन खाता है उसके आहार का ये क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, इसी से हमें अधिकतर ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, अनाज, अनेक प्रकार की सब्जियां जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो स्टार्च होता है ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। अल्फा ग्लूकोज मतलब जो स्टार्च होता है अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो स्टार्च होता है इसके 2 घटक हैं, या आप कह सकते हो 2 कंपोनेंट हैं, जैसे अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोपैक्टिन क्या होता है, वो देख लेते हैं। देखिए जो अमाइलोज होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज की 200 से 1000 यूनिट का बना हुआ होता है। जो अल्फा होता है डी ग्लूकोज, ओके, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अमाइलोज में ये अल्फा डी ग्लूकोज की 200 से 1000 यूनिट का बना हुआ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिट होती हैं इसकी। और जो अमाइलोपैक्टिन होता है ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, लेकिन इसमें जो इसकी यूनिट होती हैं वो 2000 से 2 लाख तक होती हैं। और जो अमाइलोज होता है ये अनब्रांच होता है। अनब्रांच यानी इसमें कोई भी शाखा नहीं होती, सिंपल तरीके से बना हुआ होता है। लेकिन जो अमाइलोपैक्टिन होता है इसमें कई ब्रांच होती हैं। इसका यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कई शाखाएं दिखेंगी, एक तो ऊपर से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा, तो इसमें कई शाखाएं होती हैं, लेकिन ये अनब्रांच होता है, एकदम सिंपल चेन होती है। अगला है तीसरा जो ये अमाइलोज में पॉइंट लिखा गया है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, यानी ये जल में घुल सकता है अमाइलोज। लेकिन जो अमाइलोपैक्टिन होता है ये जल में नहीं घुल सकता है, इनसोल्यूबल कंपोनेंट होता है। अगला यहाँ पर हमने अमाइलोज में लिखा है, अमाइलोज जो होता है स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है। 15 से 20% स्टार्च से ये अमाइलोज बना हुआ होता है। लेकिन जो अमाइलोपैक्टिन होता है ये क्या होता है, 80 से 85% भाग होता है स्टार्च का, यानी अमाइलोपैक्टिन जो होता है वो स्टार्च से अधिक मात्रा में बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अमाइलोज जो होता है वो C1 और C4, ये क्या लिखा गया है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच ये जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। पानी निकल जाता है, वो तो मैं आपको डाइसेकेराइड में बता चुका हूँ, उसको देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अमाइलो जो पैकेटीन होता है वो C1 और C यानी कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच भी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, लेकिन ये कैसा है, ब्रांचेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, C1 यानी कार्बन जो फर्स्ट है कार्बन 6 से ये जुड़ जाता है, और किस बॉन्ड से जुड़ता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़ता है, और यहाँ पर क्या बन जाती है, एक शाखा बन जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ब्रांचेड चेन होती है और ये अनब्रांचेड चेन होती है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी स्टार्च में एक पॉइंट और लिख दिया है कि जो आलू होता है, आलू को यदि हम उबालते हैं पानी में तो क्या हो जाता है, पानी थोड़ा थोड़ा पीला हो जाता है। वो किसके कारण हो जाता है पीला? अमाइलोज के घुलने के कारण पीला हो जाता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो आलू होता है, आलू को उबालने के बाद पानी जो होता है अमाइलोज के घुलने से पीला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अमाइलोज जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोजन। ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या होता है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन एनिमल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोजन का यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर एमाइलोपैक्टिन, अभी मैंने आपको बताया एमाइलोपैक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांचेड होता है, लेकिन ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपैक्टिन से भी अधिक ब्रांचेड होता है, यानी इसमें अधिक शाखाएं होती हैं। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ होता है। इसकी जो ब्रांचेड चेन होती है वो कार्बन फर्स्ट से कार्बन फोर्थ के बीच क्या होता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, और साथ ही साथ जो कार्बन फर्स्ट होता है और कार्बन 6 के बीच भी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, जिससे ये और भी ब्रांच हो जाती है। जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? लीवर में भी पाया जाता है, मसल्स, किडनी, ठीक है, इसमें ये उपस्थित होता है ग्लाइकोजन। और जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जैसा हमारा शरीर है उसमें यदि ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो क्या हमारी बॉडी करती है? तो ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए ग्लाइकोजन को तोड़ती है, यानी ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड को तोड़ती है और ग्लूकोज में तोड़ देती है। ठीक है, इससे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनियोलाइसिस कहते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और देखिए जो ग्लूकोज होता है ये कवक में भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या होता है? ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ये किससे बना हुआ होता है? फ्रक्टोज अणुओं से बना हुआ होता है। फ्रुक्टोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है, इससे ये मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्रक्टोज अणुओं के पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, यानी इसे हिंदी में कहें तो बहुलकीकरण। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, इन्यूलिन जो होता है ये डहलिया प्लांट की रूट्स में पाया जाता है और ये वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड है, यानी ये पानी में घुल जाता है। तो ये जानकारी आपको इन्यूलिन के बारे में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन क्या है? ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? डी ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये होमोपॉलीसेकेराइड है, मैंने आपको बताया। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है इसका जो चेन होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोज ही होता है। डी ग्लूकोज से ही पूरी की पूरी चेन बनी हुई होती है, समान अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है इसकी चेन, इसीलिए हम इसे होमोपॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। और ये ईस्ट और बैक्टीरिया के स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हैं, यानी डेक्स्ट्रॉन जो होता है ये ईस्ट और बैक्टीरिया में मिलता है, उसमें ये स्टोर रहता है। तो ये डेक्स्ट्रॉन के बारे में हो गया। अब हम डेक्स्ट्रिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं। जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है? देखिए जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होते हैं ये क्या होते हैं? ये जल में अविलय होते हैं, यानी जल में ये घुल नहीं सकते, और कई कई जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो जल में घुल भी जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है इम्पोर्टेंस में, हमने लिखा है कि पॉलीसेकेराइड एंजाइम की हेल्प से टूट जाते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इनको हम एंजाइम की हेल्प से तोड़ सकते हैं, कोई सा भी एंजाइम हो सकता है, और जिससे हमें फिर क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, या आप कह सकते हो ऊर्जा रिलीज होती है। तो ये क्या हो गया? मैंने आपको बता दिया स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो स्ट्रक्चर जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इसमें क्या होता है? ये डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर हैं। डी ग्लूकोज से ये मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है, ये जंतु का बाह्य कंकाल तथा प्लांट को सेल वाल प्रोवाइड करते हैं। जंतु का जो बाहरी कंकाल होता है और जो प्लांट होता है, प्लांट में जो सेल वाल होती है उसको ये प्रोवाइड करते हैं। कौन? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जैसे यहाँ पर सेलुलोज है और काइटिन है। चलिए सेलुलोज को देखते हैं, काइटिन को देखते हैं किस प्रकार से ये क्या करता है। तो जो सेलुलोज होता है ये प्लांट सेल की सेल वाल में मिलता है। ओके, और ये बीटा डी ग्लूकोज की बनी हुई चेन होती है। सेलुलोज जो होता है बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ होता है, और इसमें C1 यानी कार्बन फर्स्ट तथा कार्बन
फोर्थ के बीच ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। ओके, ये आप कह सकते हो β1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ये लचीली तथा जल में अम्लीय है, यानी ये लचीली तो है लेकिन जल में घुल नहीं सकती है। ये 10 से 15,000 ग्लूकोज अणु की बनी अनब्रांच होमोपोलीमर के रूप में है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए ये 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं की बनी हुई होती है। कौन? सेलुलोज। ओके, ये अनब्रांच है, इसमें कोई भी शाखा नहीं निकलती है। होमोपोलीमर का मतलब होता है ये एक ही जैसा, यानी आप कह सकते हो जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर ही पूरी की पूरी चेन बनी हुई होती है। बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं वो 10 से 15,000 होते हैं। ओके, तो ये होमोपोलीमर है, समान अणु इसमें होते हैं और ये प्लांट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मनुष्य में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन नहीं हो सकता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सेलुलेज एंजाइम नहीं है, सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है। इसीलिए क्या होता है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। यदि पाचन हो जाता तो हम पेड़ पौधे खा लेते और उसका पाचन हो जाता। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जो भैंस होते हैं, गाय होती है, दीमक होती है, इसमें ये एंजाइम उपस्थित होता है जिसके कारण वो पेड़ पौधे खा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यही इसका अगला जो पॉइंट हमने यही लिखा है कि गाय, भैंस, घोंगे, दीमक में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो ये जानवर होते हैं ये प्लांट्स को खा सकते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेलुलोज के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ महत्व होते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए कपास में 90% तक सेलुलोज होता है, इसका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, ये इसका महत्व हो जाता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। जो सभी पौधे सेल वॉल का सुरक्षा कवच है। जो क्या होता है सेल वॉल, ये सभी पौधों में प्राप्त होता है, या आपके तो जो पौधे होते हैं उनकी सेल में ये चारों तरफ होता है और इसे हम सुरक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं। अगला है धागा, प्लास्टिक, कांच आदि का निर्माण ये सेलुलोज करता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम काइटिन की बात करने वाले हैं। काइटिन जो है ये भी क्या है, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन या आप कह सकते हो NAG का पॉलीमर है, या आप कह सकते हो जो काइटिन होता है ये NAG से मिलकर बना हुआ होता है। कवक की सेल वॉल भी इससे बनी हुई होती है। ये आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ मतलब आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है उनके जंतुओं के ये बाह्य कंकाल यानी एस्कोस्केलेटन बनाता है। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी जीव जंतु आते हैं उनका ये बाह्य कंकाल बनाता है, बाह्य कंकाल को प्रोवाइड करता है। अगला यहाँ पर हमने लिखा है हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ये नाइट्रोपोलीसेकेराइड होते हैं, नाइट्रोपोलीसेकेराइड होते हैं। ओके, जो मेनोज, गैलेक्टोज, एराबिनोज, जाइलोज के बने छोटे अणु हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हेमिसेलुलोज के बारे में हो गया। देखिए अगर क्या होता है, ये एक समुद्री शैवाल है जो केराजिनिन तथा एल्गिन आदि पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, आदि पदार्थों का निर्माण करते हैं। ओके, तो एल्गिन जो होता है इसके अंतर्गत देख लेते हैं इसका क्या क्या निर्माण होता है, इसका क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग हम आइसक्रीम और शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, ओके, कॉस्मेटिक क्रीम आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और जो केराजिनिन होता है इसका क्या उपयोग होता है, इसका उपयोग आइसक्रीम, कोकोलेट, टूथपेस्ट आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ कल्चर मीडियम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जानकारी किसके बारे में है, अगर के बारे में है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है ये चिपचिपा पदार्थ होता है। जब हम भिंडी को काटते हैं तब हाथों में कुछ चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। ठीक है, यदि आपने काटी होगी तो आपको पता होगा, यदि भिंडी को काटते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ हाथों में लग जाता है, वही क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। ओके, और अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, इसे ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स को हम शॉर्ट में GAG भी कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, इसे हम हाइलुरोनेट भी कह सकते हैं। ये जंतु कोशिकाओं के आवरण या आप कह सकते हो सेल कोट के रूप में पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, एनिमल जो सेल्स होती हैं, उनका जो आवरण होता है,
ठीक है, उसमें सेल कोट के रूप में पाया जाता है। और जो बोन ज्वाइंट्स होते हैं, अस्थि संधियां जो होती हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। अस्थि संधियां मतलब जहाँ से जो हड्डी होती है वो जुड़ती है, उसे हम बोन ज्वाइंट बोलते हैं, वहाँ पर ये हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। अगला है यहाँ पर केराटिन सल्फेट। केराटिन जो सल्फेट होता है, इसका क्या कार्य होता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये बोन्स तथा नेत्रों की कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। बोन्स यानी हड्डी में भी प्रेजेंट होता है, और जो आँखें होती हैं उसकी जो कॉर्निया होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है। ये रुधिर को जमने नहीं देता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये रुधिर को जमने से रोकता है, रुधिर को जमने नहीं देता है। तो क्या होता है, रुधिर को जब जमने नहीं देता है तो इसका जो ज़्यादातर उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, ब्लड बैंक में किया जाता है। जहाँ पर ब्लड को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वहाँ पर ये इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर। ठीक है, अगला यहाँ पर जो पॉइंट है डेरामेटन सल्फेट। डेरामेटन जो सल्फेट होता है, इसका क्या कार्य होता है, ये त्वचा डर्मिस में लचक उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी त्वचा कह सकते हैं या आप डर्मिस इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, इसमें ये लचक उत्पन्न करता है। अगला है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। इसका क्या कार्य होता है, ये अस्थियों के मैट्रिक्स पाया जाता है तथा संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं, उनके चारों ओर ये पाया जाता है। तो ये कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट के बारे में हो जाता है। ओके, अगला है हेपेरिन, या आप कह सकते हो हेपेरिन सल्फेट। ये कहाँ पाया जाता है, लीवर और ब्रेन, लंग्स, स्किन, इन सब की जो ब्लड सेल्स होती हैं, इन सब का जो ब्लड होता है उनके संयोजी ऊतक में, या आप कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू में ये पाया जाता है। तो ये जानकारी आपको हेपेरिन सल्फेट के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि पॉलीसेकेराइड, जिसे हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आगे आने वाली वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।